हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोगों का जो प्रिपरेशन चल रहा होगा वो बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, तो आज सैटरडे है तो मैं आज सोची कि आप लोगों के लिए थोड़ा अलग क्लासेस में लेके आऊँ। ठीक है, आज 14th जेपीएससी से रिलेटेड कुछ क्लासेस नहीं है, बट अगर जितने भी बच्चे जेटेट यानी कि जेपीएससी जेपीएससी जो भी जेट का जो तैयारी करते होंगे, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का, यानी कि इसमें है कि आप पीएचडी और प्रोफेसर बन सकते हैं। पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं उन स्टूडेंट के लिए जो ये क्लासेस लेकर आई हूँ वो पेपर 2 का क्लासेस है। पेपर 2 का क्लासेस है। इसमें है कि आपका जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट है, ठीक है, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये क्लासेस आज क्या मैं करवा रही हूँ। और मैं एक चीज आप लोगों को ये भी कह दूं कि ये जो आपका जो क्लासेस है ना पेपर 2 का यानी कॉमर्स का, ठीक है, पेपर 2 आपका जो कॉमर्स का जो क्लासेस है, ठीक है, ये आपका यूजीसी यूजीसी नेट, ठीक है, नेट का में भी ये आपका सिलेबस पढ़ने को है। ठीक है, तो आपका जो झारखंड जो एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है उसका सिलेबस और आपका यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसका सिलेबस सेम है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए यूनिट नंबर 4 लेके आई हूँ कॉमर्स का। ठीक है, कौन सा, तो यूनिट नंबर 4 लेके आई हूँ। और जितने भी स्टूडेंट अगर मैनेजमेंट के भी होंगे, ठीक है, मैनेजमेंट के भी होंगे तो वो भी ये क्लासेस को ले सकते हैं, क्योंकि एक टॉपिक क्या है हमारा, तो बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, क्या है, तो बिजनेस फाइनेंस का आज क्लासेस होगा। इसमें क्या है आपका, मैं थ्योरी करवाऊंगी। ठीक है, थ्योरी करवाने के बाद मैं क्या करवाऊंगी आप लोगों को, तो एमसीक्यू करवाऊंगी साथ में। और ये आज का जो आपका जो बिजनेस फाइनेंस का जो क्लास रहेगा ये आपका एक क्लास नंबर 1 है। ठीक है, क्लास नंबर 1 है आपका। इसके बाद भी क्लासेस आपके प्रोवाइड करवाए जाएंगे, 2 क्लास लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। ठीक है, तो आज क्लासेस 1 लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। जो भी स्टूडेंट को अगर इसका कंटिन्यू क्लास चाहिए स्टूडेंट्स को, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, जो वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी जो चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और शेयर कीजिएगा कहाँ, तो अपने दोस्तों के साथ। और ये जो टेलीग्राम जो लिंक है वैप्स अकेडमी, ठीक है, उसमें उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा। ओके, कहाँ पे, तो वेब्स अकेडमी चैनल में। और आज जो क्लासेस रहेगा ना बहुत ही स्पेशल और इम्पोर्टेंट रहेगा किन लोगों के लिए, तो जो भी कॉमर्स स्टूडेंट है और मैनेजमेंट स्टूडेंट है उन लोगों के लिए। ओके, तो देखते हैं कि आज का क्या है। और हाँ, एक एक चीज और मैं बता देती हूँ कि ये सारे जो क्लासेस है ना ये आप लोगों को ऑफलाइन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्लासेस ऑफलाइन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि 1K सब्सक्राइबर का एक मुहिम है, उसको क्या कीजिए आप लोग, जल्द से जल्द इसको फुलफिल कीजिए। जितना जल्दी आप फुलफिल करोगे आप लोगों को इसका ब्रांच में खोलूंगी। ठीक है, और क्या करूंगी, आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों वे में क्लासेस प्रोवाइड करवाए जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो प्लीज अगर आपको हमारा क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, देखते हैं कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस। मैं ये जो क्लासेस लेके आई हूँ, डोंट वरी, बोथ लैंग्वेजेस में है, हिंदी हिंदी और आपका इंग्लिश, दोनों वर्ड में आपको क्या करवाया जाएगा, तो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो बिजनेस जो फाइनेंस जो होता है ये क्या करता है आपका refers to the money required for starting, ठीक है, ऑपरेटिंग और क्या मैनेजिंग एंड एक्सपेंडिंग अ बिजनेस इंटरप्राइजेस। ठीक है, यानी कि जो भी आपका जो बिजनेस जो स्टार्टेड करते हैं, ठीक है, उसमें क्या करता है ये मनी को क्या करता है, तो जो स्टार्टिंग में जो मनी रिक्वायर्ड होता है आपका बिजनेस फाइनेंस में उसको क्या करता है बिजनेस फाइनेंस, तो उसको ऑपरेटिंग करता है। ठीक है, क्या करता है, तो ऑपरेटिंग करता है और क्या करता है, तो मैनेजिंग भी करता है और आपका बिजनेस में एक्सपेंडिंग भी करता है। तो इसका करेक्ट आंसर सॉरी जो डिफिनेशन देख सकते हैं मीनिंग क्या होगा कि ये आपका स्टार्टिंग, ऑपरेटिंग एंड और मैनेजिंग एंड एक्सपेंडिंग कौन करता है, कहाँ पे, तो बिजनेस इंटरप्राइजेस में। ओके, और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व क्या क्या देखा जाता है। तो फर्स्ट जो इन्वॉल्वमेंट होता है इसका वो देख सकते हैं कि ये क्या करता है आपका
प्रोश्योरिंग करता है आपका क्या, फंड को, ठीक है। प्रोश्योरिंग करता है किसको, फंड को। और राइजिंग कैपिटल किस लिए करता है, तो कैपिटल को राइज करने के लिए, ठीक है। यानी कि कैपिटल को आप, यानी कि पूंजी को क्या करता है, यानी कि अधिक करने के लिए, ठीक है। फिर क्या करता है, तो एलोकेटिंग, एलोकेटिंग फंड करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एलोकेटिंग जो फंड होता है इसमें कहता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आता है, ठीक है। क्या आता है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस देखा जाता है। थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, मैनेजिंग फंड इफिशिएंटली, ठीक है। जो फंड होता है बिजनेस फाइनेंस में, उसमें क्या करता है कि फंड को इफिशिएंटली मैनेज करता है, ठीक है। सिंपल वर्ड में अगर देखेंगे कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है, ठीक है। अगर ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, एग्जाम आपका पॉइंट ऑफ व्यू से है ये आपका पॉइंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका कि जो बिजनेस फाइनेंस, इन सिंपल वर्ड्स, बिजनेस फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस, ठीक है। जो बिजनेस फाइनेंस होता है ये आपका लाइफ ब्लड होता है किसका, तो कोई भी बिजनेस का, ठीक है। इसको याद रखिएगा। देखते हैं हिंदी में क्या है इसका। तो आपका जो व्यवसाय जो वित्त है, बिजनेस फाइनेंस है, वह धनराशि है जो किसी व्यवसाय को शुरू करने या फिर चलाने या प्रतिबंधित करने तथा विस्तार करने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, यानी कि मान लीजिए मैं टीचिंग स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, टीचिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो उस टीचिंग में क्या होता है कि जो व्यवसाय को शुरू करने और चलाने से प्रतिबंधित करने का विस्तार करने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। इसमें होता है ना, उसको क्या करना पड़ता है, तो उसको चलाना पड़ता है, मैनेज पड़ता है किसका, तो बिजनेस को। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं टीचिंग कर रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। मेरा इसमें है कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, ठीक है, मेरा इन्वेस्टमेंट इसमें कितना देखा जा रहा है। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत अच्छा हुआ तो मेरा बिजनेस क्या होगा, बिजनेस फाइनेंस प्रॉपर वे में क्या करेगा, तो आपका वर्क करेगा, ठीक है, प्रॉपर वे में वर्क करेगा, ओके। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगती है तो 1K का आपका सब्सक्राइब का जो मुहिम है उसको आप लोग क्या कीजिएगा, जल्दी से फुलफिल कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऑफलाइन, ठीक है क्या, तो ऑफलाइन बैच लेके आऊंगी जिसमें आप लोग मेरे से फेस टू फेस कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है क्या। तो फेस टू फेस आप हमारे से क्या हो सकते हैं, तो कनेक्ट हो सकते हैं, ओके। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, किसमें, तो वित्त व्यवसाय में क्या क्या शामिल किया जाता है, तो इसमें देख सकते हैं कि धन की व्यवस्था करना, ठीक है। यानी जो भी आपका जो पूंजी होता है, कैपिटल होता है, उसको क्या करता है, अरेंज करना होता है, यानी कि पूंजी का जुटाना, ओके। सेकंड क्या होता है, धन का निवेश करना, ठीक है। यानी कि आपका जो एसेट्स है, यानी कि जो कैपिटल है, उसको क्या करना है आपका, आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और धन का कुशल प्रबंधन करना, ठीक है। जो भी आपका जो धन है, ठीक है, एसेट्स है, यानी कि संपत्ति है, धन है, ठीक है, उसको क्या करना है, तो कुशल प्रबंध, यानी कि उसको मैनेज करना, ठीक है क्या, तो मैनेजमेंट करना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, सरल शब्दों में देखते हैं कि आपका जो व्यवसाय जो वित्त है वो क्या कहता है कि धन ही जीवन रेखा है, ठीक है। व्यवसाय के लिए जो अभी बोले कि लाइफ ब्लड माना जाता है, यानी कि व्यवसाय, यानी कि बिजनेस के लिए क्या है आपका, व्यवसाय के लिए धन ही जीवन रेखा होता है, ठीक है। अगर आप कोई भी बिजनेस करोगे, ठीक है, अगर कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपके पास अगर धन नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास एसेट्स नहीं है, आपके पास कैपिटल नहीं है, पैसा, यानी कि पैसा नहीं है, तो बिजनेस फाइनेंस को प्रॉपर वे में क्या आप मैनेज नहीं कर सकते हो, ठीक है। देखते होंगे बहुत सारी कंपनियां डूबती हैं, क्यों, क्योंकि धन की कभी कभी कमी हो जाती है, ठीक है, धन की कभी कभी कमी हो जाती है, इससे लोग क्या हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, ठीक है। इंसॉल्वेंट मतलब जानते ही होंगे, दिवालिया, ठीक है, क्या हो जाते हैं वो लोग, तो दिवालिया हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या बोला जाता है कि बिजनेस फाइनेंस में आपका धन का होना अति आवश्यक है, यानी कि उसको जीवन रेखा कह सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड एंड अपटन, ठीक है, आपका इनके द्वारा क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू देख सकते हैं हार्वर्ड एंड अपटन के अकॉर्डिंग क्या है डिफिनेशन, कि इन्होंने कहा है कि फाइनेंस में बी डिफाइंड एज दैट
administrative area or set of administrative functions in an organization which relates with the agreement of cash and credit। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी एग्रीमेंट होता है वो आपको कैश और क्रेडिट से क्या होता है तो रिलेट करता है। हिंदी में देखिए, वित्त वह प्रशासनिक क्षेत्र है जो नगद, ठीक है, नगद और ऋण की व्यवसाय से संबंधित होता है। ठीक है, यानी कि आपका कैश एंड क्रेडिट बिजनेस से ये क्या करता है तो रिलेट रखता है। ओके, इसके बिजनेस फाइनेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो बिजनेस फाइनेंस के ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, तो पहला हम देख सकते हैं इसका जो ऑब्जेक्टिव्स होगा, पढ़िए आप लोग क्या दिया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका बिजनेस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंस जो कह रहा है कि इसमें सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, क्या देखने को मिलता है तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सेकंड क्या आपको देखने को मिलेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। थर्ड क्या देखने को मिलेगा, लिक्विडिटी मेंटेनेंस क्या है। ठीक है, फिर आपका फाइनेंशियल का स्टेबिलिटी भी देखा जाता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव्स। ओके, इसमें देखते हैं हिंदी में क्या है कि संपत्ति का अधिकतम अधिकतम क्या सकते हैं करण। ठीक है, और लाभ का क्या अधिकतम करण। ठीक है, उसके बाद तरलता बनाए रखना। ठीक है, और वित्तीय स्थिरता। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका जो है ना, ये आपका जो जेपीएससी जो आपका जेपीएससी जो आपका जेट का जो एग्जाम है उसमें आपको इतना अंदर से नहीं पूछेगा, बस ऑब्जेक्टिव्स पूछेगा कि इनमें से आपका बिजनेस फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव्स कौन सा यानी कि नहीं है। ठीक है, पूछेगा कि कौन सा इसमें से बिजनेस फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे, जो ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये चार तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, या तो फिर ये चार में से कोई तीन रहेगा और एक अदर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका कि स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, तो पहला होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या है, तो पहला फाइनेंशियल प्लानिंग यानी कि वित्तीय नियोजन। ओके, क्या तो वित्तीय नियोजन। सेकंड क्या है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, सेकंड क्या हो जाएगा तो कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा यानी कि पूंजी संरचना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या, थर्ड क्या होता है आपका स्कोप। देखिए, ये जो है ना आपका स्कोप ऑफ बिजनेस जो है ये आपका जो बिजनेस जो फाइनेंस है। ठीक है, उसमें सबसे फर्स्ट में यही आपका सिलेबस में दिया हुआ है कि स्कोप पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, स्कोप पढ़ना है। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो प्लीज इसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर वे में इसको स्टडी कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि बिजनेस जो प्लानिंग है हो जाएगा पहला। सेकंड स्कोप क्या है आपका हो जाएगा तो कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा। थर्ड स्कोप क्या हो जाएगा तो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो जाएगा यानी कि निवेश निर्णय। फोर्थ क्या हो जाएगा आपका डिविडेंड डिसीजन हो जाएगा यानी कि लाभांश का निर्णय हो जाएगा। फिफ्थ क्या हो जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट यानी कि कार्यशील पूंजी प्रबंधन। ओके, चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो पहला देखते हैं कि पहला आपका क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स में, सोर्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस में फर्स्ट वन क्या हो जाएगा कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। ठीक है, यानी कि समय, क्या समय के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो पहला क्या है लॉन्ग टर्म सोर्स। ठीक है, यानी कि लंबे समय तक। लॉन्ग टर्म सोर्स में क्या है दीज सोर्स प्रोवाइड फाइनेंस टू बिजनेस फर्म। ठीक है, ये जो आपका जो लॉन्ग टर्म होता है ये क्या कहता है, ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोवाइड करता है फाइनेंस टू बिजनेस फर्म्स कितना टाइम के लिए तो लॉन्ग टर्म यानी कि 5 सालों के लिए। ठीक है, 5 सालों के लिए ये क्या करता है तो आपका प्रोवाइड करवाता है फाइनेंस, प्रोवाइडेड करवाता है बिजनेस को। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि आपके 5 सालों यानी कि लॉन्ग टर्म में क्या क्या होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, तो जो इक्विटी शेयर होता है ये क्या होता है आपके लॉन्ग टर्म के लिए होता है, डिबेंचर लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, रिटेन अर्निंग आपका क्या हो जाएगा तो ये भी आपका लॉन्ग टर्म के होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि मीडियम टर्म। ठीक है, मीडियम टर्म इट इज एक्सीडिंग। ठीक है, ये क्या करता है तो इट्स
इट्स हो जाएगा, ठीक है, इट इज नहीं होगा, इट्स इट्स एक्सीडिंग 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर, ठीक है। मिडिल जो टर्म ऑफ सोर्स होता है ये आपका एक्सीडिंग करता है कितने सालों के लिए, तो 1 ईयर के लिए करता है। उसके बाद ये क्या करता है, 1 ईयर के लिए तो करता है, ठीक है, बट क्या कह रहा है कि ये 5 साल से कम, ठीक है, 5 साल से ऊपर नहीं, 5 साल और 1 साल के बीच में ये एक्सीडिंग करता है, ठीक है। और इसका जो एग्जांपल देख सकते हैं, इसका पब्लिक डिपॉजिट एंड लोन फ्रॉम बैंक्स, ठीक है। कब तक का होता है ड्यूरेशन, इसका टर्म ड्यूरेशन, तो पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, लोग कितने सालों तक डिपॉजिट कर सकते हैं, तो आपके मिडिल टाइम यानी कि 1 से लेके 4 साल तक कर सकते हैं, ठीक है, 1 साल से लेके 4 साल तक करते हैं, और लोन फ्रॉम बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा, तो शॉर्ट टर्म सोर्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म सोर्स क्या है, इट्स एक्सीडिंग फॉर लेस देन 1 ईयर, ठीक है, कितने सालों के लिए कर रहा है, तो आपका लेस देन 1 ईयर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ट्रेड क्रेडिट पहला, सेकंड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, और थर्ड आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फैक्टरिंग एक्ट, एटीसी, ठीक है, फैक्टरिंग एटीसी। नेक्स्ट हो जाएगा सेकंड नंबर का जो आपका क्लासिफिकेशंस हो जाएगा, ठीक है, सेकंड नंबर का क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, तो ऑनरशिप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऑनरशिप में क्या क्या आता है, तो पहला आ जाएगा आपका ऑनर्स फंड आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, बोरोड फंड्स आ जाएगा, ठीक है। तीसरा आप देखते हैं कि आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑनर्स में क्या क्या आता है, तो ऑनर फंड आता है और आपका बोरोड फंड्स आता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर में क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो आपका सोर्स ऑफ जनरेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा, पहला हो जाएगा इंटरनल सोर्स, क्या हो जाएगा पहला, तो आपका इंटरनल सोर्स हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो एक्सटर्नल सोर्स आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसको अब अच्छे तरीके से क्या है, तो लॉन्ग टर्म जो फाइनेंस होता है, ठीक है, इसको रिवीजन में देखते हैं कि लॉन्ग टर्म का जो फाइनेंस होता है इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म जो फाइनेंस होता है यानी कि दीर्घकालीन जो वित्त होता है, उसको इंग्लिश में देखते हैं, ये क्या कहता है कि फंड्स रिक्वायर्ड्स फॉर मोर देन 5 ईयर, ठीक है। लॉन्ग टर्म क्या करता है कि आपका मोर देन 5 ईयर, ठीक है, कितना, मोर देन, ओके, मोर देन 5 ईयर का बात करता है, ठीक है। यूज आपका एक्सपेंशन एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये क्या यूजेज यूजेज करता है, तो एक्सपेंशन एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। आप देखते होंगे कि कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो इन्वेस्ट किया जाता है वो लंबे समय के लिए किया जाता है, कितने समय के लिए, तो लंबे समय के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि मोर देन 5 ईयर, ठीक है। हिंदी में क्या, 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए इसका एक्सपेंडिचर किया जाता है, ठीक है, यानी कि फंड्स रिक्वायर्ड्स मोर देन 5 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, ये सोर्सेस क्या होता है इसका, तो सोर्सेस होता है इसका इक्विटी, हाँ, तो इसमें देखने को क्या मिलेगा आपको कि मोर देन आपका सोर्स ऑफ इक्विटी, ठीक है। सोर्सेस क्या होता है इसका, तो हिंदी में देख सकते हैं कि 5 ईयर से अधिक अवधि के लिए धन, ठीक है, व्यवसाय यानी विस्तार हेतु, ओके। यानी कि इसमें सोर्सेस क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होगा, डिवेंचर होगा, और रिटेन अर्निंग आ जाएगा, ठीक है। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग टर्म क्या होता है, तो इसको मैं प्रॉपर वे में आप लोगों को बता दी, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। मेन मेन जो टॉप पॉइंट होता है ना, उसी को एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है हमारा मीडियम टर्म क्या है, ठीक है। वो तो मैं अभी जो मैं बताई थोड़ी देर पहले वो शॉर्ट में बताई थी, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग में देखते हैं कि क्या है, तो मीडियम टर्म ऑफ फाइनेंस, ठीक है। इसमें तो मध्यकालीन वित्त, इसमें होगा कि फंड्स रिक्वायर्ड 1 to 5 ईयर, कितने सालों के लिए, तो 1 to 5 ईयर यूज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, ठीक है। मशीनरी क्या करता है, तो रिनोवेशन करता है, और एटीसी, ठीक है। हिंदी में ये 5 वर्ष अवधि के लिए आवश्यक धन है, मशीनीकरण बदलने या मरम्मत हेतु होता है, ठीक है। इसका सोर्सेस क्या हो सकता है, तो टर्म्स लोन हो जाएगा, लीजिंग हो जाएगा, हेयर परचेज हो जाएगा, ठीक है, हायर परचेज, ठीक है।
देखते होंगे कभी भी कि जो भी आपका जो 1 से लेके 5 साल यानी कि जो मिड वाला होता है उसमें क्या होता है कि लोग अपना बैंक में क्या करते हैं, पैसा को डिपॉजिट करते हैं, ठीक है? लंबे समय तक यानी कि 1 से लेके 4 साल तक, 5 साल तक वो जमा करते हैं। बैंक भी क्या करता है कि आपको लोन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है? कितने समय तक के लिए? तो 1 से लेके 5 साल के लिए आपको लोन प्रोवाइड करवाता है बैंक, ओके? और क्या-क्या में इसका सोर्स क्या हो जाएगा आपका? तो टर्म लोन्स हो जाएगा यानी कि लीजिंग हो जाएगा और हायर परचेज हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या है आपका? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है? स्वामित्व के आधार पर क्या-क्या होता है, ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में क्या हो जाएगा? तो पहला जो होगा आपका ऑनर का अवंड कैपिटल, ठीक है? जो ओनरशिप में पहला जो आप देख सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा अवंड कैपिटल यानी कि स्वामित्व पूंजी, ठीक है? इसमें होगा कि फंड कंट्रीब्यूटेड बाय ऑनर, जो फंड होता है, ठीक है? जो बिजनेस जो फाइनेंस होता है, ठीक है? आप देखने होंगे कि बिजनेस जो आपको फाइनेंस किया जाता है, बिजनेस फाइनेंस, उसमें आपका जो फंड का जो कंट्रीब्यूटेड कौन करता है? तो आपका ऑनर करता है। कौन करता है? तो आपका वो जो बिजनेस का जो मालिक होता है वो आपका फंड को कंट्रीब्यूटेड करता है, ठीक है? फंड्स को, ठीक है? उसके बाद मालिक द्वारा क्या होता है? निवेशित पूंजी होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा इक्विटी शेयर हो जाएगा और रिटेन्ड अर्निंग हो जाएगा, ओके? नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका बोरोड कैपिटल, ठीक है? बोरोड कैपिटल क्या होगा आपका? बोरोड कैपिटल होता है आपका कि फंड बोरोड फ्रॉम आउटसाइडर विथ ऑब्लिगेशंस टू आपका रिपे हो जाएगा, ठीक है? यानी कि बाहरी स्रोतों से लिया गया ऋण जिसे वापस करना होता है, ठीक है? बोरोड कैपिटल का मतलब इतना बस याद रखिएगा कि जो भी बाहर के स्रोतों, ठीक है? बाहर के आउटसाइडर, ठीक है? बोरोड यानी कि जो फंड होता है वो आप कहाँ से बोरोड करते हो? तो आउटसाइडर यानी बाहर से जब भी आप उसको बोरो करते हो तो क्या हो जाएगा इसका? जिसे वापस करना होता है, ठीक है? यानी कि रीपे आपको करना पड़ेगा, ठीक है? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं यानी कि जैसे कि देख सकते हैं कि आप लोग लोन, ठीक है? लोन आप देख सकते हैं बैंक्स का लोन। बैंक्स का लोन होता है कि आपका जो इनकम होता है कुछ टाइम के लिए, मान लीजिए कि आपको किसी बिजनेस फाइनेंस में किसी पैसा को इन्वेस्ट करना हो, ठीक है? पैसा अपना कैपिटल को इन्वेस्ट करना हो तो आपको बैंक्स के द्वारा लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है? और ये जो लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा ये इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है? किसके अकॉर्डिंग? तो आपको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको बैंक लोन देगा और उस लोन में क्या होता है? आपका तो इंटरेस्ट कटेगा ही, ठीक है? और जितना पैसा जो आप बैंक के द्वारा मान लीजिए कि 5 लाख रुपीज आप, ठीक है? 5 लाख रुपीज आपने बैंक से लोन ले रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यानी कि यू आर बोरोड फ्रॉम बैंक्स लोन एट रुपीज 5 लाख, ओके? ऐसे आप कह सकते हैं। तो 5 लाख आप बैंक से लोन लिए हो तो आपको वो क्या करना पड़ेगा? तो ऑब्लिगेशन टू रिपे यानी कि जिससे वापस आपको करना पड़ेगा, ठीक है? वो पैसा को आप वापस करना पड़ेगा और उसमें क्या होता है बैंक आपको इंटरेस्ट के ही अकॉर्डिंग मनी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ठीक है? सोर्स के आधार पर क्या हो जाएगा? यानी कि पहला आप देख सकते हैं इंटरनल सोर्स, ठीक है? इंटरनल सोर्स यानी कि आपका आंतरिक स्रोत होता है, ठीक है? हिंदी में इसको आंतरिक स्रोत बोलते हैं। इसमें होता है जनरेटेड विद इन द बिजनेस, ठीक है? इसमें क्या देखने को मिलता है? जो आंतरिक स्रोत होता है उसमें आपको देखने को मिलता होगा जनरेटेड विद इन द बिजनेस, ठीक है? इसमें क्या होता है आपका कि रिटेन अर्निंग आता है, डेप्रिसिएशन फंड्स आते हैं, ठीक है? दूसरा क्या हो जाएगा आपका एक्सटर्नल, ठीक है? इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल यानी कि बाहरी स्रोत, ठीक है? राइज्ड फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज, ठीक है? राइज्ड फ्रॉम आउटसाइड पार्टी यानी कि बाहर के द्वारा आपका अर्निंग हो रहा है, बाहरी के द्वारा, जैसे कि शेयर कैपिटल, डिबेंचर और पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है? जैसे कि आप देखते होंगे कि बैंक का ही लोन लेते हैं, ठीक है? बैंक का ही लोन, बैंक का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? आप देखते होंगे पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है? पब्लिक डिपॉजिट एग्जांपल देख रहे होंगे। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि आप लोग मतलब बहुत सारे ऐसे बैंक कस्टमर्स होते हैं जो काफी पैसा जैसे 5 लाख रुपीज वो लोग क्या करते हैं, 10 लाख रुपीज वो लोग फिक्स्ड कर देते थे, ठीक है? फिक्स कर देते हैं कितने सालों के लिए? तो मिडिल टर्म के लिए यानी कि 1 से लेके
5 साल के लिए या फिर 6 साल के लिए या फिर 4 साल के लिए आप कह सकते हैं कि वो लोग 5 साल से अब तो नहीं करते हैं, लेकिन 1 से लेके 4 साल या 5 साल तक वो आपका डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। वो जो फिक्स डिपॉजिट जो आपका जो बैंक जो रिसीव करता है मनी को, ठीक है, वो मनी को क्या करता है, वो मनी को क्या करता है बैंक, तो एक कस्टमर से वो डिपॉजिट मनी को लेके दूसरे कस्टमर को क्या करता है, लोन को प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और जब वो दूसरे कस्टमर को लोन को प्रोवाइड करवाता है तो उससे क्या होता है आपका, तो इनकम होता है। क्या होता है, इनकम होता है। किस तरह का इनकम होता है, तो पहला इनकम देख सकते हैं कि जब उन्होंने 5 लाख रुपीज का लोन दिया है किसी को, तो उससे इंटरेस्ट होगा, ठीक है, उससे इंटरेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा हो सकता है कि आप उन्होंने कितने अवधि, ठीक है, अवधि यानी कि पीरियड के लिए दिया है, ठीक है। तो जितने यानी कि इसका जो देने का जो पीरियड होता है 1 to 5 ईयर का होता है, तो उसमें 5 सालों में इसका क्या हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा पैसा ये अर्न कर लेगा, ठीक है। तीसरा चीज क्या हो जाएगा, जो 5 लाख रुपीज जो दिया है बैंक उसको लोन, वो 5 लाख रुपीज भी आपका क्या हो जाएगा, तो वापस हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो आपका एक्सटर्नल सोर्स है, ये आपका बैंक के द्वारा भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, डिवेंचर के द्वारा भी देखने मिलता है और शेयर्स के द्वारा भी देखने, शेयर मार्केट में भी आप बहुत ज्यादा इसको यूज कर सकते हैं आउटसोर्स, ठीक है। आप खुद को इन्वेस्ट कर रहे हो किसी चीज में, यानी कि शेयर मार्केट में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां से भी बहुत ज्यादा एक्सटर्नल इनकम देखने को मिलता है, ठीक है। देखते हैं मीनिंग ऑफ लीज फाइनेंसिंग, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यूनिट नंबर जो 4 है उसमें इसको पढ़ना है, ठीक है। तो लीज लीज है, लीज फाइनेंसिंग इज द मेथड ऑफ एक्वायरिंग इन द राइट टू यूज एंड एसेट्स विदाउट परचेसिंग इट, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि जो आपका लीज मेथड जो होता है ये कैरिंग करता है राइट टू यूज, ठीक है, किसका, तो एंड एसेट्स विदाउट परचेजिंग इट, ठीक है। जो आपके एसेट्स होता है उसको बिना परचेज का क्या करता है, राइट वे में लीज क्या करता है, उसको यूज करता है, ठीक है। इसमें और क्या हो जाएगा कि इन देश मैनेजमेंट टू ऑनर ऑफ द एसेट्स, ठीक है, यानी कि लेजर अलाउ अनदर पार्टी, ठीक है, यानी कि लेजर लेजी को देता है, ठीक है। एक जैसे कि लेजर जो होता है वो लेजी को देता है टू यूज द एसेट्स इन एक्सचेंज फॉर पैरिडियोटिक, ठीक है, पैरियोडिक पेमेंट्स कोल्ड लीज रेंटल्स, ठीक है। और इसमें हो जाएगा आपका कि जो भी ऑनरशिप, इसमें शॉर्ट में देखते हैं, जो भी ऑनरशिप रिमेन्स विथ द लेजर, ठीक है। उसके बाद होता है क्या, तो द लेजी ओनली गेट्स द राइट टू यूज द एसेट्स, ओके। लेजी होता है उसको राइट वे में क्या करता है, तो यूज करता है, ओके। हिंदी में पढ़ लो आप। लीज वित्त पोषण यानी कि लीज फाइनेंसिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपत्ति का खरीदे बिना उसका उपयोग करने का अधिकार प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जो संपत्ति है उसको आप क्या कर सकते हो, तो खरीदे बिना ही, यानी कि जो आपका जो एसेट्स होता है उसको बिना परचेज किए भी उसका क्या कर सकते हो, तो आप अधिकार प्राप्त कर सकते हो। कैसे, तो इसमें क्या होता है कि संपत्ति का स्वामी यानी कि आपको पट्टादाता, ठीक है, यानी कि लेजर, ठीक है, उपयोगकर्ता यानी कि पट्टेदार यानी कि लेजी, ठीक है, और भुगतान यानी कि लीज रेंट यानी पट्टा का किराया, ओके। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट होगा टाइप्स ऑफ लीज। लीज क्या होता है आपका, तो ये इसका जो पहला जो आप देख सकते हैं कि लीज लीज होता है, ये लॉन्ग टर्म लीज दिया जाता है। कितने समय के लिए जाता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है। कब से कब तक, तो 1 to आप कह सकते हैं कि 5 ईयर के लिए आपको लीज प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। तो कब से कब के लिए किया जाता है, तो 1 to आपका 5 ईयर के लिए आपका लीज प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि नॉन कैंसिलेबल, ठीक है। इसमें देख सकते हैं कि जो लीज होता है आपका, ठीक है, जो लीज होता है ये नॉन कैंसिलेबल होता है, ठीक है। इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। रद्द की जा सॉरी इसका जो होता है रद्द नहीं की जा सकती, यानी कि ये लंबे समय के लिए होता है लीज, ठीक है। और इसको आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने लीज ले रखा है तो उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते, ये ठीक है। इसको यानी कि रद्द नहीं किया जा सकता, यानी कि नॉन कैंसिलेबल ये होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें होता है कि इसमें इसमें देखिएगा कि लीज होता है, जो फाइनेंस जो लीज होता है, ठीक है, जो फाइनेंस जो आप लीज लोगे उसमें क्या हो जाएगा, एक और होता है कि इसमें हाई रिस्क देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, तो हाई रिस्क देखने को मिलता है। और सेकंड क्या, एंड क्या देख सकते हैं, तो रिवार्ड, रिवार्ड भी इसमें देख सकते हैं। और ट्रांसफर टू लीजी, लेजी, ठीक है, ये जो होता है आपका जो जोखिम और लाभ, वो क्या करता है, तो लेजी को हस्तांतरित करना पड़ता है, ठीक है। इसमें और एक चीज क्या हो जाएगा जी, कवर्स मेजर्स पार्ट ऑफ एसेट्स लाइफ, क्या हो जाएगा कि आपका जो भी आपका कवर्स जो मेजर जो पार्ट होता है, वो एसेट्स लाइफ के थ्रू इसको क्या करता है, तो प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। और रिस्क इसमें क्या होता है कि हाई लेवल का इसको देखा जाता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो आप आई होप आपका फाइनेंस लीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हिंदी में एक बार देखते हैं कि क्या है हिंदी में। मैं आप लोगों से यही एक चीज कह सकती हूँ कि जब भी जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे ना, कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट के स्टूडेंट, ज्यादा प्रेफर कीजिएगा इंग्लिश वर्ड, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ने का ज्यादा प्रेफर कीजिएगा, जो भी आपके कॉमर्स बैकग्राउंड होंगे या फिर मैनेजमेंट वाले तो ऑलरेडी इंग्लिश बैकग्राउंड से ही होते हैं। बट कॉमर्स वाले बहुत लोग हिंदी को भी प्रेफर करते हैं। बट मैं कहूंगी कि अगर इस चीज का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज इंग्लिश को भी ज्यादा प्रेफर कीजिएगा। क्या होता है ना, कभी कभी हिंदी का जो वर्ड्स होते हैं ना, वो बहुत पेचीदा होते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जो भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो बनने वाले होते, बट क्या हो जाता है एंड ऑफ द टाइम कि वो नहीं बन पाता है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज को अपने माइंड में सेट करके जाइएगा कि थोड़ा बहुत इंग्लिश का आप लोगों को, जो आपका जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम है या फिर जेपीएससी जो जेट का एग्जाम है आप लोगों का, खास करके जेपीएससी वालों को लेके मैं हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा माइंड सेट करके ये आप जरूर आना कि जो भी आप इंग्लिश जो है उसको ज्यादा प्रेफर करना, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो क्वेश्चंस जो करेक्ट होने का जो पॉसिबिलिटी होता है ना, वो हाई होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, तो क्वेश्चंस करेक्ट होने का जो पॉसिबिलिटी होता है ये आपका हाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, सेकंड, तो सेकंड हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, तो ऑपरेटिंग लीज मीन्स होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। कब के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका कि इसमें ये कैन बी कैंसल, ठीक है, जो ये जो आपका रद्द की जा सकती है। इसका जो होता है कि जो अभी थोड़ा देर मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी कि जो भी आपका जो लीज होता है, ठीक है, आपका उसमें आप देख सकते होंगे जो फाइनेंशियल जो लीज होता है उसको आप नॉन कैंसल में आता है। क्या आता है, तो नॉन कैंसल, यानी कि वो कैंसिलेबल नहीं होता है, यानी कि उसको आप रद्द नहीं कर सकते हो। बट आप ऑपरेटिंग लीज में देखिएगा, यानी कि परिचालन लीज आप इसको हिंदी में कह सकते हैं, परिचालन लीज, ठीक है। परिचालन लीज में होता है, यानी कि ऑपरेटिंग लीज में होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी कि कब से कब आप इसको प्रोवाइड करवाया जा सकता है। तो ये आपका 1 मंथ स्टार्टिंग पीरियड होता है अंडर 1 ईयर, ठीक है। अंडर स्टार्टिंग पीरियड 1 मंथ और अंडर 1 ईयर, ठीक है। तो इसमें होता है कि इसको रद्द आप कर सकते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस यूजुअली डन बाय लेजर, ठीक है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा कि एसेट्स रिटर्न आफ्टर लीज पीरियड, ठीक है। एसेट्स को आपका जो संपत्ति होता है, जो भी आप संपत्ति लिए हैं, ठीक है, यानी एसेट्स जो आप लिए हो उसको क्या कर सकते हो, तो आपका जो समय दिया हुआ था, जो आपका पीरियड दिया हुआ था, उसके खत्म होने के बाद आप उसको क्या कर सकते हो, लीज को आप क्या कर सकते हो, तो वापस यानी कि रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि जो आपका ऑपरेटिंग जो लीज होता है उसको आप रद्द कर सकते हो, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट होगा कि आपका कि जो आपका ऑपरेटिंग लीज होता है उसमें क्या होगा कि आपका जो पीरियड खत्म हो जाएगा तो आप उसे वापस कर सकते हो, ठीक है, और उसको रद्द भी कर सकते हो। तो आई होप ये होगा। और ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है, रद्द की जा सकती है, रख रखाव लेजर के द्वारा होता है, ठीक है। और अवधि के बाद क्या होता है, तो संपत्ति को वापस करते हैं। यूजफुल फॉर टेक्नोलॉजी एंड व्हीकल्स, ठीक है, जैसे कि यूजफुल फॉर एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल में क्या हो, ऑपरेटिंग लीज में होता है कि यूजफुल फॉर टेक्नोलॉजी एंड व्हीकल, व्हीकल यानी कि कार, मान लीजिए कि कार, ठीक है, आप किसी से कार लीज पर ले लिए हो, ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए।
पीरियड के लिए, यानी कि 6 मंथ के लिए, ठीक है। बहुत सारे देखते होंगे ओला, उबर, ठीक है, ओला, उबर, रैपिडो, अभी जो ये सब चीजें जो चल रहा है, ये क्या है? ये ऑपरेटिंग लीज है सारा, ठीक है। सब कंपनी क्या किया है, ये सारा, ऐसा नहीं कि कंपनी सारा गाड़ी को नया खरीद के और मार्केट में लाया है, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो जो कंपनी क्या किया है ना, कि जो भी लोग हैं, जो भी जिनको इंटरेस्टेड है अपना गाड़ी को देने में, ठीक है, इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों से, उन लोग जाके आप लोग ओला, रैपिडो या फिर उबर से जाके कनेक्ट करके आप उसको दे सकते हैं। उससे आपका क्या होगा, तो अर्निंग भी हो जाएगा और आपका गाड़ी भी सेफ रहेगा, ठीक है। यानी कि टेक्नोलॉजी को भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मशीन, जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे मशीन्स भी होते हैं जिसको आप टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी ला सकते हैं, ठीक है। उसको यूज करके फिर उसको क्या कर सकते हो, तो उसको रिटर्न कर सकते हो, ठीक है, क्या, तो रिटर्न कर सकते हैं। आई होप जो मैं समझा रही हूँ ऑपरेटिंग लीज, ये आपको प्रॉपर वे में समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि मैं आज ये जो क्लासेस है ना, ये आपका थ्योरी क्लासेस है, बहुत ज्यादा इसमें डीप में पढ़ने का जरूरत नहीं है, बिकॉज कि इसमें क्या है ना, कि जेटेट में होता है ना, जेपीएससी का जो जेट, झारखंड एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है, इसका जो मैं जो लास्ट टाइम जो को एग्जाम्स हुआ था इसका, उसमें मैंने देखा था कि बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आते। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो मैं लेके आई हूँ, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो वन लाइनर के, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, और हमारी जो बातें हैं वो भी आप लोग काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका सेल, सेल एंड लीज बैक, ठीक है। सेल एंड लीज बैक क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा जो ऑनर सेल क्या करता है, एसेट्स एंड लीजेस इट बैक, ठीक है, यूज टू, क्या करेगा, तो इम्प्रूव, ठीक है। और क्या करता है, तो लिक्विडिटी, यानी कि मालिक क्या करता है, आपका संपत्ति को बेचकर उसी को लीज पर ले लेता है, ठीक है। यानी कि जो मालिक होता है, कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा कि जो मालिक होता है वो संपत्ति को बेचकर उसी को फिर क्या करता है, तो लीज पर ले लेता है, ठीक है। तरलता बढ़ाने के लिए ये उपयोगी, यानी कि ये जो क्या करता है, आपका लिक्विडिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक। कौन, तो आपका सेल एंड लीज बैक, ठीक है। सेल एंड लीज बैक का मतलब बस इतना रखिएगा कि सेल एंड लीज बैक होता है। सेल एंड लीज बैक का मैं कॉमन वर्ड में मैं कह सकती हूँ कि सेल एंड लीज बैक का मतलब होता है कि मान लीजिए कि मेरा घर है, ठीक है, वो घर को हम क्या करेंगे कि बेच देंगे, ठीक है। उस घर को हम बेच दिए किसी दूसरे पर्सन के पास, ठीक है। वो पर्सन, मान लो को वो पर्सन, वो आपका वो सिटी में नहीं रहता है, ठीक है, और दूसरे सिटी के वाले पर्सन के पास मैं अपना प्रॉपर्टी को बेच दिया, ठीक है। और जब वो पर्सन, अनदर पर्सन जब वो प्रॉपर्टी को परचेज करता है, ठीक, खरीदता है, उसके बाद सेम वही पर्सन को मैं ये कहूंगी कि आप अगर चाहो तो मैं आपका प्रॉपर्टी को लीज पे लेके वहां पे रह सकता हूँ, या फिर रेंट के थ्रू आपको इनकम दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से भी होता है, यानी कि सेल एंड लीज बैक, ओके, ये आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका एडवांटेज ऑफ लीज, ठीक है। एडवांटेज ऑफ लीज फाइनेंसिंग क्या होता है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ लीज फाइनेंसिंग देखते हैं कि ऐसा लीज जो होता है, लीज होता है इसका फाइनेंसिंग, लीज जो फाइनेंसिंग होता है इसका एडवांटेज क्या होता है, ठीक है। एडवांटेज देखते हैं, क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। तो एडवांटेज क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा कि पहला एडवांटेज होता है नो लार्ज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यानी कि इसमें जो होता है कि नो लार्ज, यानी कि बड़ी प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यानी कि इसमें लीज में होता है कि आपको बहुत ज्यादा, यानी कि नो बहुत ज्यादा, यानी कि लार्ज आपका इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती। और क्या होता है 100% इसमें क्या होता है, तो फाइनेंसिंग पॉसिबल देखा जाता है, ठीक है, आपका संभव हो सकता है। और क्या, टैक्स बेनिफिट, ठीक है, और फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है। अभी मैं बताई कि घर वाला लीज में क्या होता है, घर और का भी अभी जो मैं एग्जांपल देके बताई कि रेंट वेंट के लिए भी, या फिर लीज पे बेच के, फिर आप अपना प्रॉपर्टी को बेच के फिर लीज में ले लो, फिर उसमें रेंट लगा लो, खुद रह लो, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा वो देखने को फायदा मिलता है, कर का भी लाभ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट भी देखने को मिलता है, यानी कि टैक्स बेनिफिट भी इसमें देखने को मिलता है लीज में, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होगा आपका, ठीक है। डिसएडवांटेज जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिल जाएगा आपका, कि हायर
ओवरऑल कॉस्ट यानी कि कुल लागत अधिक। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नो ऑनरशिप बेनिफिट्स यानी कि स्वामित्व तो नहीं मिलता है, ठीक है। और दीर्घकालीन क्या होता है, तो दायित्व यानी कि लॉन्ग टर्म कह सकते हैं कि कमिटमेंट, ठीक है। इसमें होता है कि दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। मान लीजिएगा आप क्या होता है डिसएडवांटेज कि मान लो आप लीज ले लिए हो, लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट कर लिए हो, ठीक है, लंबे समय के लिए, ओके। आपको मन किया कि मैं अपना प्रॉपर्टी को बेच दूं, ठीक है, लंबे समय के लिए, फिर पता चला कि वही प्रॉपर्टी का मुझे जरूरत पड़ गया, ठीक है, तो आपका पछतावा होगा ना कि काश ये प्रॉपर्टी अभी मेरे पास होती तो मैं इसे यूज करता, ठीक है। तो उसको लोग कभी कभी होता है कि हमें बेचना पड़ता है, फिर उसी चीज को लेके पछतावा भी होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो आपका टॉपिक जो स्टार्ट होता है, ठीक है, जो आपका वो था स्कोप था, ठीक है, और स्कोप वगैरह सारा मैं कंप्लीट कर दी हूँ, ठीक है, आपका बिजनेस फाइनेंस का। अब देखते हैं किसका कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि इसका जो बिजनेस जो फाइनेंस होता है उसका आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलता है, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या देखने यानी कि पूंजी संरचना किस तरह का होता है। तो इसमें पहला आप देख सकते हैं कि इसका जो संरचना होता है इसका मीनिंग देखते हैं कि क्या। कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द मिक्स और क्या हो जाएगा, तो प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म, ये याद रखिएगा क्या। तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस यूज्ड बाय कंपनी, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म के लिए आपका फाइनेंस कौन यूज करता है, तो कंपनी के द्वारा, सच एज इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर एंड डेब्ट, ठीक है। जो प्रेफरेंस शेयर होता है वो आपका क्या होता है, तो लंबे समय के लिए, और डेब्ट भी होता है, ठीक है। इसमें फिर इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं कि जनरली क्वेश्चंस में यही पेस्ट किया हुआ रहता है, ठीक है, बस समझना रहता है कि किसका डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें होता है इट्स सो हाउ अ फर्म फाइनेंस इट्स टोटल ऑपरेशंस एंड ग्रोथ थ्रू डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड, ठीक है। यानी कि क्या कह रहा है कि जो भी फाइनेंस होता है इट्स टोटल ऑपरेशंस करता है किसमें, एंड ग्रोथ थ्रू डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड, ठीक है। हिंदी में भी देख सकते हैं आप लोग। हिंदी में है आपका कि जो आपका पूंजी संरचना यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर से जो तात्पर्य होता है कि कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय के जो वित्त स्रोत होते हैं यानी कि फाइनेंशियल जो सोर्सेस होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं इक्विटी, ठीक है, और वरीयता शेयर और ऋण यानी कि प्रेफरेंस शेयर और आपका वरीयता शेयर और ऋण, ठीक है। तो इसके अनुपात से होता है, ठीक है। यह दर्शाता है कि कंपनी अपने व्यवसाय को चलाने और विस्तार करने के लिए धन व्यवस्था कैसे करती है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है कि कंपनी कैसे आपका चलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, तो कंपोनेंट्स ऑफ देख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ओके। तो इसका कंपोनेंट्स क्या देखने को मिलता है, तो फर्स्ट कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं पूंजी, पूंजी संरचना के घटक पहला क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑनरशिप ऑफ कैपिटल होता है, नो फिक्स्ड डिविडेंड होता है, और क्या होता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। याद रखिएगा जो आपका इक्विटी शेयर होता है, ठीक है, इक्विटी जो शेयर होता है उसमें क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल में होता है कि आप जब भी ऑनरशिप कैपिटल होता है, ठीक है, इसमें ऑनरशिप कैपिटल होता है, नो फिक्स डिविडेंड, इसमें कोई फिक्स डिविडेंड होता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है ना, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में अगर रिस्क ले रहे हो ना बहुत ज्यादा, तो याद रखिएगा रिटर्न भी आपको बहुत ही ज्यादा मिलेगा, ठीक है। जिसे बोला जाता है ना कि लॉ रिस्क लॉ रिस्क लॉ रिटर्न, याद रखिएगा। एक और होता है आपका लॉ रिस्क तो लॉ रिटर्न होगा, दूसरा क्या होता है हाई रिस्क तो हाई रिटर्न होगा आपका, ठीक है। मैनेजमेंट वाले आप लोग फाइनेंस अगर जिन लोगों का होगा फाइनेंस, तो वो लोग आप लोग पढ़े होंगे कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, लॉ रिस्क लो रिटर्न, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका जो कैपिटल शेयर कैपिटल सॉरी इक्विटी शेयर जो कैपिटल है उसमें क्या देखने को मिलता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या यानी कि वरीयता शेयर में क्या देखने को मिलता है, फिक्स डिविडेंड होता है, ठीक है। इसमें आपका इक्विटी शेयर में डिविडेंड नो डिविडेंड होता है, लेकिन आपका जो प्रेफरेंस शेयर होता है उसमें डिविडेंड होता है, और क्या होता है, तो प्रायोरिटी
ओवर इक्विटी होता है, इसका जो प्रायोरिटी देखा जाता है क्या होता है, तो ओवर इक्विटी होता है। ओके, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डिवेंचर और डेब्ट। ठीक है, ऋण और डिवेंचर क्या होता है, ठीक है, इसमें होता है कि इसमें डिवेंचर जो होता है आपका फिक्स इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, डिवेंचर देखते होंगे कि आपका जो डिवेंचर कितना परसेंट है, तो बोला जाता है 10% डिवेंचर है। ठीक है, 5% डिवेंचर है, 4% डिवेंचर है। ठीक है, ऐसे डिवेंचर आपका क्या रहता है, इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, टैक्स को क्या करता है, तो डिडक्टिबल होता है, जो टैक्स होता है जो आपका लगता है वो आपका डिडक्टेबल होता है। ओके, और नो ओनरशिप राइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका टाइप ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रकार, यानी कि आप पूंजी संरचना के प्रकार देख सकते हैं। तो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या कह रहा है आपका कि सिंपल कैपिटल सोर्स क्या होता है। जो सिंपल कैपिटल जो सोर्स होता है उसको आप सिंपल वे में समझ सकते हैं। जो ये है आपका इक्विटी कैपिटल होता है, ये ओनली फॉर ओनली इक्विटी कैपिटल होता है। कौन, तो सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, दूसरा का होता है कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है कॉम्बिनेशंस ऑफ इक्विटी, डेब्ट एंड प्रेफरेंस शेयर। याद रखिएगा, जो सिंपल कैपिटल होता है ये ओनली क्या करता है, तो ये आपका ओनली इक्विटी शेयर को करता है। ठीक है, क्या करता है, सॉरी, इक्विटी कैपिटल करता है। ठीक है, और जो आपका कॉम्प्लेक्स जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है ये कंबाइंड होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, तो कंबाइंड होता है ऑफ इक्विटी। ठीक है, इक्विटी हो जाएगा प्लस डेब्ट हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, तो प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें बस इतना रखिएगा, टाइप दो ही होता है। ठीक है, जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो टू टाइप से होता है। पहला टाइप क्या हो जाएगा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का, पहला हो जाएगा सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर, सेकंड क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल वे में समझिए, सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स होता है ये ओनली इक्विटी होता है। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें क्या क्या एड ऑन होता है, तो आपका इक्विटी भी होता है, डेब्ट भी होता है, और क्या होता है, तो स्ट्रक्चर कैपिटल होता है, कैपिटल सॉरी प्रेफरेंस शेयर होता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, थ्योरीज कैपिटल स्ट्रक्चर का थ्योरीज क्या क्या देखने को मिलता है, तो पहला है कि पूंजी संरचना के सिद्धांत। ठीक है, यानी कि इसमें पूंजी संरचना के सिद्धांत देखते हैं, क्या है आपका थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो पहला हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट हो जाएगा नेट इनकम, यानी कि NI, नेट इनकम अप्रोच। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, नेट इनकम जो अप्रोच होता है ये इंपॉर्टेंट है बिजनेस फाइनेंस का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या देखने को, ये क्या करता है, सजेस्ट करता है आउटकम। ठीक है, आउटकम कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, क्या करता है, आउटकम को कैपिटल स्ट्रक्चर से एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसको कह सकते हैं कि ये आपका संरचना संरचना संभव होता है। ठीक है, यानी कि ये एग्जिस्ट करता है कहाँ पे, तो आपका नेट इनकम अप्रोच, ये सॉरी कैपिटल स्ट्रक्चर पे। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू WACC एड्रेसेस विथ मोर डेप्ट। ठीक है, तो क्या करता है, तो ये घटता है, ऋण बढ़ने से क्या हो जाएगा आपका, WACC घटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका जो नेट ऑपरेटिंग जो इनकम होता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच होता है, वो क्या करता है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज रिलेवेंट होता है। ठीक है, और WACC क्या करता है, रिमेन कांस्टेंट होता है। ठीक है, जो ये जो कैपिटल जो स्ट्रक्चर होता है ये रिलेवेंट होता है, बट WACC जो रिमेन क्या करता है, तो ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ NI, ठीक है, NI एंड NOI। ठीक है, ये क्या है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और क्या है, तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। तो क्या करता है, तो जो भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको क्या करता है, तो ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, मोदी गिलानी मिलियर। ठीक है, थ्योरी, MM मॉडल जो है आपका, जो MM जो थ्योरी है आपका, ठीक है, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ कहाँ के लिए है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ के लिए,
टी आपका जेपीएससी जेट, ठीक है, जेट, और आपका यूजीसी नेट, ठीक है। नेट के लिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है आपका एमएम थ्योरी, ठीक है। एमएम थ्योरी कैसे डेवलप हुआ, ठीक है, तो इनको जो डेवलप किया है उनको नाम है फ्रैंको मोदी गिलानी, ठीक है। इनका जो मोदी गिलानी जो है, इनका जो पूरा नाम है क्या है, तो इनका फ्रैंको मोदी गिलानी नाम है, ठीक है। और कौन है, तो मैर्टन मिलर, ठीक है। एमएम मॉडल, ठीक है, एमएम मॉडल या मतलब दोनों का जो आपका जिन्होंने डेवलप किया है उन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग इसको रखा गया है। तो क्या क्या है ये, तो फ्रैंको मोदी गिलानी और दूसरा मार्टन मिलर, ठीक है। इसमें क्या होगा कि विदाउट टैक्स है, ठीक है, यानी कि विदाउट टैक्स कैसे, तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज रिलेवेंट, जो इसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो रिलेवेंट होता है विदाउट टैक्स, ठीक है। विथ टैक्स में क्या होता है, तो विथ टैक्स में होता है डेबिट इंक्रीज फर्म्स वैल्यू ड्यू टू क्या, तो टैक्स सेल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि जो मोदी गिलानी जो थ्योरी था उसमें पहला कहा गया कि जो विदाउट, जो बिना टैक्स का है उसमें क्या हो गया है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेवेंट है, ठीक है, लेकिन आपका जो जिसमें टैक्स है उसमें क्या होगा, तो डेब्ट इंक्रीज फर्म वैल्यूज, ठीक है। इसमें ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है यानी कि इष्टतम पूंजी संरचना, ठीक है। ऑप्टिमम का मतलब होता है इष्टतम पूंजी संरचना, ठीक है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज द लेवल ऑफ डेब्ट इक्विटी, ठीक है। डेब्ट इक्विटी पता होगा आप लोगों को, ठीक है। डेब्ट इक्विटी क्या करता है, मिक्स एट विच WACC मिनिमम एंड फर्म को क्या कर रहा है, तो फर्म वैल्यू को क्या कर रहा है ये, तो ये मैक्सिमाइज करता है, ठीक है। जो WACC क्या करता है, मिनिमम एंड फर्म को क्या करता है, फर्म का वैल्यू को ये मैक्सिमाइज करता है, ठीक है। जो आपका जो ऑप्टिमम पूंजी संरचना वह स्तर है जहां पे क्या करेगा, WACC न्यूनतम और कंपनी के मूल्य को अधिकतम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पूंजी संरचना को प्रभाव करने वाला कारक क्या क्या होता है। तो पहला कारक क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। रिस्क लेवल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो कंट्रोल कंसिडरेशन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कंट्रोल कंसिडरेशन हो जाएगा। बिजनेस नेचर हो जाएगा, मार्केट कंडीशन हो जाएगा और टैक्स रेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं अगेन आप लोगों को एक बार रिपीट कर दूं, ओके, कि अगर आप लोगों को वैप्स एकेडमी वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी जो चैनल है उसको अगर क्लासेस आप लोगों को जो भी क्लास आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है, जेपीएससी का क्लास पढ़ रहे होंगे, बिहार AEDO का अगर क्लास पढ़ रहे होंगे, या फिर आप लोग यूपीएससी द हिंदू का क्लास कर रहे होंगे, ठीक है, तो जितने भी क्लासेस अगर कर रहे होंगे और क्लासेस आप लोगों को अच्छा लगता है, और अगर जो भी बच्चे जेट का जो तैयारी कर रहे हैं और अगर उन लोगों को नहीं पता है कि इस चैनल में जेपीएससी का भी तैयारी करवाया जाता है, तो प्लीज आप लोग को नहीं पता तो मैं इन्फॉर्म कर दूं आप लोगों को, जो वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न थ्रू जो स्ट्रैटेजी चैनल है उसमें आपका यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी, बीपीएससी और जेपीएससी के आपका झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होंगे वो सारे यहाँ पे करवाए जाएंगे। और खास करके यूपीएससी का यहाँ पे क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, यूपीएससी, जेपीएससी और बीपीएससी का, ठीक है। तो प्लीज आप लोग जितने भी स्टूडेंट है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस क्लास को, इस चैनल को, ताकि क्या होगा कि मैं जो भी न्यू बैच स्टार्ट करूंगी उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और बहुत जल्द मैं लाइव क्लास लूंगी आप लोगों को, ताकि आप लोग हमें लाइव क्लास से मैं आप लोगों को जोड़ पाऊं और आप लोग भी हमारे साथ जुड़े, और आप लोगों का जो भी क्वेरीज रहेंगे उसको मैं देखूंगी, पढ़ूंगी और उन क्वेरीज को क्या करूंगी, तो सॉल्व करूंगी, ठीक है। क्योंकि वन वे अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, ये आपका वन वे टीचिंग है। क्या है, तो वन वे टीचिंग यानी कि एक तरफा, ठीक है। क्या है, इसमें मैं क्लासेस को रिकॉर्डिंग करती हूँ, फिर मैं उसको अपलोड करती हूँ, फिर आप लोग क्या करते हैं तो देखते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आप लोग का जो कमेंट होता है वो मैं आपको कमेंट बाद में देखती हूँ, ठीक है।
और लाइव क्लास में होगा कि मैं आप लोगों का कमेंट और क्वेरीज को साथ में लेते जाऊंगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का जो क्लासेस है, हमारा जो क्लासेस चल रहा है, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छा लगता है तो प्लीज क्लास को क्या कीजिएगा, लाइक, ठीक है, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों को कॉमर्स का जो क्लासेस मैं ले रही हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है। क्या आप लाइक कर पा रहे हैं क्लासेस को, या फिर अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं क्या। तो प्लीज जितने भी लर्नर्स अगर आएंगे और देखेंगे, ठीक है, क्लास को, वीडियोस को, तो प्लीज कमेंट में आप लोग इसका रिव्यू यानी कि फीडबैक देके जरूर जाइएगा। ओके, तो देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू मैनेजमेंट, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है आपका, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इम्पोर्टेंट कैसे, तो चलिए देखते हैं कि इम्पोर्टेंट कैसे है ये आपका। ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आप लोगों को और एक चीज बता देती हूँ, नहीं इसका इसके बाद में ये सारा चीजें आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ लिए, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ लिए, एमएम मॉडल पढ़ लिए, फिर ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच वगैरह सारा चीज पढ़ लिए, ठीक है। लेजर लेजी सारा एडवांटेज डिसएडवांटेज सारा चीजें हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू मनी, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, इसमें क्या हो जाएगा, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पहले मीनिंग देखते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम रेट ऑफ द रिटर्न क्या है, तो मिनिमम आपको क्या कर रहा है, तो रेट ऑफ द रिटर्न दैट अ कंपनी मस्ट अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट टू सेटिस्फाई इट्स इन्वेस्टर्स, यानी कि इक्विटी होल्डर्स एंड डेब्ट होल्डर्स, ठीक है। आपका इन्वेस्टर मीन्स को दो लोग आ जाएंगे, कौन कौन, तो होल्डर्स आएगा, इक्विटी होल्डर्स और डेब्ट होल्डर्स, ठीक है। शॉर्ट में देखते हैं कि क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और क्या, तो कट ऑफ रेट बताता है। क्या बताता है आपका, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बताता है, तो आपके जितने भी रिक्वायर्ड जो रेट होता है उसको बताता है और उसका कट ऑफ बताता है, ठीक है। यानी कि हिंदी में भी देख सकते हैं आप लोग। देखिए, मैं आप लोगों के लिए ना जितना से जितना हो सकता है मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज आप लोगों का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। और शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, प्लीज कमेंट और लाइक करके जाइएगा, ठीक है, कि मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है। तो हिंदी में देखते हैं, और मैं आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में करवा रही हूँ, बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी अगर मीडियम के बच्चे हैं वो बोथ लैंग्वेजेस में पढ़ सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि पूंजी की लागत यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल वह न्यूनतम प्रतिफल दर है जिसमें कंपनी को अपने निवेश पर अर्जित करना आवश्यक है ताकि निवेश संतुष्ट रहे, ठीक है, क्या रहे, निवेश संतुष्ट रहे, ठीक है। इसको देख सकते हैं कि इसका जो आवश्यक जो प्रतिफल जो दर है यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं आप, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसके कितने कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है आपका, ये क्या कहता है, तो रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्या करता है, तो रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, गोल्डन मॉडल, इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका के, ठीक है, क्या हो जाएगा, के ई इक्वल टू डी बाई पी प्लस जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो के ई इक्वल टू डी बाई पी प्लस आपका जी हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं कि क्या हो जाएगा, डी का मतलब होता है आपका क्या, तो डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है। और आपका पी का मतलब क्या हो जाएगा, तो आपका मार्केट वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका जो कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। के का मतलब भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसका के का मतलब क्या होता है, तो के का मतलब होता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा के का मतलब, तो के का जो मतलब होता है क्या होता है, ओनली के, ठीक है,
ओनली के का मतलब होता है आपका क्या, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, देखिए आप लोगों को मैं जब बोर्ड में पढ़ाऊंगी ना तो बहुत ही अच्छे या प्रॉपर वे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। इसके लिए यही है कि जो मुहिम है 1K का, प्लीज, और हाँ, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, तभी हमको पता चलेगा आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ रहे हैं। हाँ ठीक है, और एक चीज और है कि टेलीग्राम पे जुड़ोगे और अगर सब्सक्राइबर जितने 1K का है उनका सारा डाटा मेरे पास रहेगा, और जो भी जेपीएससी का मेंस का जो तैयारी हो रहा है उसमें आप लोगों को ऑफर दिया जाएगा, ठीक है। और आपका जो जेपीएससी का जो जेट का जो एग्जाम होगा उसमें क्या होगा कि आप लोगों का कुछ आपका टेस्ट होगा, ठीक है, जेट का जो टेस्ट होगा उसमें आप लोगों को कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है, अगर आप लोग क्लासेस को बहुत जल्दी 1K सब्सक्राइबर कर रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा वो कॉस्ट ऑफ डेट, यानी देख सकते हैं ऋण की लागत क्या, तो इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड फंड्स, क्या है, तो इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड फंड्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, आफ्टर टैक्स कॉस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट इज टैक्स क्या चीज हो जाएगा, तो आपका डिडक्टेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये आपका डिडक्टेबल हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल क्या होता है, ये फिक्स्ड डिविडेंड ऑब्लिगेशंस होता है, क्या होता है ये फिक्स्ड डिविडेंड ऑब्लिगेशन वरीयता शेयर पर निश्चित लाभ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट है आपका देख सकते हैं कि जो आपका WACC जो है इसका देख सकते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला देख सकते हैं ई फॉर क्या हो गया आपका, ई फॉर बताई थी मैं, ई फॉर इक्विटी होता है, डी फॉर क्या होता है, तो डेब्ट होता है, भी फॉर क्या होता है, तो टोटल कैपिटल होता है, यूज ऑफ डिस्काउंट रेट ऑफ, इसका जो यूज होता है कहाँ पे हो जाएगा, एनपीए, ठीक है। नेट प्रॉफिट वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, ओके। अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ आपका कैपिटल, इंपॉर्टेंस इसका क्या देखने को मिलता है, किसका, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, ओके। तो इसमें हो जाएगा कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो जाएगा, और फर्म वैल्यूएशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। कुछ कुछ जो है आपको मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि जैसे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो आप देख सकते हैं कि जो मैं एक दिन क्या करूंगी ना आप लोगों को, अभी बहुत ज़्यादा लंबा क्लासेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 आवर कंप्लीटेड हो गया और बहुत सारे एमसीक्यूज भी आप लोगों को करवाना है। तो अभी मैं क्या करती हूँ ना कि फॉर्मूला मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को करवा देंगे, ठीक है। ऐसे जनरली फॉर्मूला पूछता नहीं है इसलिए मैं फॉर्मूला लेके भी नहीं आई हूँ, ठीक है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, ठीक है, टाइम वैल्यू मनी आप लोग देख सकते हैं कि क्या है, सारा डिफिनेशन लिखा हुआ है। द टाइम वैल्यू मनी मीन्स दैट मनी अवेलेबल टुडे इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर ड्यू टू अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 100 रुपया टुडे वर्थ मोर देन 100 आफ्टर 1 ईयर, यानी कि धन समय मूल्य टाइम वैल्यू का अर्थ है कि आज 100 रुपये भविष्य का 100 रुपये का मूल्यवान होता है, क्योंकि आज के धन से आय अर्जित की जा सकती है, कब, तो फ्यूचर में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है आपका फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। पहला जो इसका क्या टेक्निक्स है, जो आपका टाइम वैल्यू जो मनी है उसका टेक्निक्स क्या हो सकता है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू भविष्य का मूल्य देखा जाता है, तो क्या हो जाएगा, पीवी, पीवी क्या बताता है आपका, प्रेजेंट वैल्यू बताता है, ठीक है। आर क्या होता है, तो आपका इंटरेस्ट रेट बताता है, फिर आपका एन क्या होता है, तो एन आपका टाइम पीरियड बताता है, ओके। ये सब चीजें याद रखिएगा। प्रेजेंट वैल्यू अथवा वर्तमान मूल्य, यानी कि ये भी आपका किस में यूज होता है, तो नेट प्रॉफिट वैल्यू को कैलकुलेट करने में यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चंस क्या है। तो क्वेश्चन है आपका जो आपका वर्किंग एसेट जो है आपका, वो कह रहा है कि जो फर्म WACC इज 12%, कितना है, तो 12%, प्रोजेक्ट IRR 10% है, ठीक है। तो फाइंड शुड बी, ठीक है, तो क्या फाइंड शुड बी क्या हो जाएगा,
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या कर जाएगा प्रोजेक्ट को, तो ये रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है कि रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, यानी कि इफ आर आर क्या है, तो आर आर यानी कि WACC से कम है, ठीक है। यदि आर आर WACC से कम है तो परियोजना कंपनी की न्यूनतम अपेक्षा दर में कम प्रतिफल दे रहती है, ठीक है। इसीलिए अस्वीकार करना चाहिए। क्यों अस्वीकार करना चाहिए? क्योंकि कंपनी को क्या करता है, न्यूनतम अपेक्षाकृत रेट देता है, ठीक है। रेट यानी कि उतना इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करवा पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, द फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट, ठीक है। द फॉर्मूला वाज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट, कि क्या रिस्क प्रीमियम है, या फिर कंपाउंडिंग है, या फिर डिस्काउंटिंग है, या फिर आर्बिट्रेज है, ठीक है। तो इसका बहुत अच्छा है, इसका क्वेश्चन ये पूछता है ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिस्काउंटिंग हो जाएगा, ठीक है। द प्रजेंट वैल्यू कैलकुलेशन रिड्यूस फ्यूचर्स वैल्यू टूडेज वैल्यू डिस्काउंटिंग, ठीक है। भविष्य के धन को वर्तमान में बदलना क्या कहलाता है, तो आपका डिस्काउंटिंग यानी कि छूट देना। इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। क्या, तो जो भी आपके जो भविष्य का जो धन होता है उसको वर्तमान में क्या होता है, तो डिस्काउंट देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, विच कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑलवेज एडजस्ट फॉर टैक्स, ठीक है। ऑलवेज एडजस्ट फॉर टैक्स किसमें एडजस्ट करता है, तो क्या कॉस्ट इक्विटी, कॉस्ट वेस्ट रिटर्न अर्निंग, या फिर कॉस्ट वेस्ट प्रेफरेंस शेयर। तो ये किसमें करता है, ये आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट में करता है, ठीक है। यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन डेप्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, ठीक है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट, यानी कि KD, यानी कि 1 - T, ठीक है। तो इसमें क्या करता है आपका, इससे समायोजित किया जाता है किसको, तो ब्याज को, ओके, यानी कि इंटरेस्ट को। नेक्स्ट है, इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज प्रेजेंट वैल्यू वेल, ठीक है। जो आपका जो इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज करेगा तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या आपका वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, तो रिमाइन कांस्टेंट रहेगा, या फिर बिकम जीरो रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या देख रहे होंगे आप लोग कि हाई डिस्काउंट रेट लॉ आपका प्रॉफिट वैल्यू देता है, ठीक है। अगर आपका बहुत ज्यादा डिस्काउंट रहता है ना, देखते होंगे आपको जो मॉल्स वगैरह में जो डिस्काउंट दिए जाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर हाई हाई डिस्काउंट दे दिया है ना, तो उसका जो प्रॉफिट वैल्यू होता है ना कहीं कम देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस, ठीक है, WACC, ठीक है। तो क्या वो टैक्स डेब्ट विद टैक्स सेल्ड है, या फिर लो कॉस्ट इक्विटी है, इंक्रीज रिस्क है, स्टेबल डिविडेंड प्रॉफिट, ठीक है। ये तो प्रॉपर पता चल रहा है कि आंसर क्या होगा इसका, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, तो इसका नहीं दिया हो तो इसका जो करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं कि इसका प्रॉपर में बता रहे कि इंक्रीज इन रिस्क होता है, क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि सारा का एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही कर दी हूँ, तभी मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी से आप लोगों को करवा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम ज्यादा होने लगा है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है हमारा। तो नेक्स्ट होता है ना कि देखिए जब भी थ्योरी का जो क्लास होता है ना, तो उसमें टाइम बहुत जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आज थोड़ा सा लाई थी, जो थ्योरी का जो क्लास है वो मैं आज थोड़ा लाई हूँ। 2 क्लासेस में आप लोगों को क्या करूंगी, कंप्लीटेड कराऊंगी, क्योंकि एक क्लास में नहीं हो पाता है, तो 3 to 4 आवर उसमें लगते हैं। तो अभी मैं करवा जितना है वो मैं शॉर्ट्स वगैरह छोटे छोटे चीजें वन लाइनर टाइप से करवा रही हूँ, ठीक है। ऐसे ज्यादा डीप पढ़ने का जरूरत है भी नहीं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज WACC, तो क्या हो जाएगा आपका इसका, तो इंक्रीज क्या हो जाएगा आंसर, तो इंक्रीज इन रिस्क, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैनुअली एग्जिस्ट बिकॉज, क्यों मैंने एग्जिस्ट करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन एंड अर्निंग पावर, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्या है, विच मैथड डायरेक्टली यूज
कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज डिस्काउंट रेट, ठीक है। कौन सा ऐसा मेथड है जो आपका डिस्काउंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डिस्काउंट रेट का बात करता है? अभी कुछ ही देर पहले मैं बताई हूँ उसको, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका नेट प्रॉफिट वैल्यू यानी कि एनपीवी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिजनेस फाइनेंस मैनली डील्स विथ, ठीक है। बिजनेस जो फाइनेंस होता है ये किसमें डील्स करता है, क्या प्रोडक्शन प्लानिंग करता है या फिर प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, क्या करता है, तो प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड करता है कौन, तो बिजनेस फाइनेंस डील करता है, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस मैनली डील्स विथ, कह सकते हैं कि प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ओके। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच इज अ नॉट अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। इसमें से बताइए लॉन्ग टर्म कौन सा है, तो क्या इक्विटी से लॉन्ग टर्म है, प्रेफरेंस डिवेंचर लॉन्ग टर्म, बैंक ओवरड्राफ्ट लॉन्ग टर्म, प्रेफरेंस से लॉन्ग टर्म। इसमें मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इक्विटी लॉन्ग होता है, डिवेंचर लॉन्ग होता है, प्रेफरेंस आपका लॉन्ग होता है, ठीक है। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मैं अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ही एक्सप्लेन करके आई हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग लीज इज जनरली, ठीक है। जो लीज होता है, ऑपरेटिंग लीज होता है, क्या ये लॉन्ग टर्म एंड नॉन कैंसल होता है, ये आपका शॉर्ट टर्म एंड कैंसेबल होता है, ऑनरशिप ट्रांसफर लीज होता है या फिर कंपलसरी परचेज एग्रीमेंट होता है? तो थर्ड का जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिलेबल होता है। यानी कि आप देखे होंगे कि जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि, तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, समझा होगा कि मैं क्या बताई थी कि जो आपका जो ऑपरेटिंग होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसको आप रद्द कर सकते हैं, यानी कैंसिलेशन इसका होता है, ठीक है। ऑप्टिमल स्ट्रक्चर एम्स टू, ठीक है। ऑप्टिमल स्ट्रक्चर एम्स क्या होता है, तो आपका जो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर कितना है, सॉरी इसका तो आंसर क्वेश्चन ही नहीं, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये क्या होगा, मिनिमाइज क्या करता है, डब्ल्यू ए सी सी को करता है, क्या करता है मिनिमाइज, तो डब्ल्यू ए सी सी। विच थ्योरी सपोर्ट्स यूज डेप्थ ड्यू टू, क्या करता है, ड्यू टू टैक्स सेल, ठीक है। यानी कि विच थ्योरी सपोर्ट्स वीज यूज ऑफ डेप्ट ड्यू टू टैक्स सेल, ठीक है। तो फिफ्थ का जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसको करता है, तो ट्रेडिशनल थ्योरी को करता है, किसको, तो ट्रेडिशनल थ्योरी को करता है, ठीक है। तो राइट आंसर, सॉरी ट्रेडिशनल थ्योरी को नहीं करता है, यानी कि यहाँ क्या बोले, सपोर्ट डेप्ट ड्यू टू टैक्स, अच्छा। तो ये किसको करता है, आपका एमएम मॉडल को करता है, किसको, तो एमएम थ्योरी विथ टैक्स को करता है, ठीक है। एमएम थ्योरी विथ टैक्स को करता है, याद रखिएगा इस चीज को, ये पूछने वाला क्वेश्चन है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया, अकॉर्डिंग टू फ्रैंको मोदिगिलानी और मार्टिन मिलर, थ्योरी विथ टैक्स डेप्ट क्रिएट टैक्स हेल्ड बेनिफिट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका सिक्स नंबर क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी अज्यूम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या अज्यूम करता है, तो ये क्या करता है आपका मनी अगेन अर्निंग पावर, ठीक है। मनी जो है वो आप अगेन कर सकते हो, क्या, तो अर्निंग कर सकते हो, ठीक है, मनी को, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ डिस्काउंट रेट इंक्रीज एन पी भी विल, ठीक है। इंक्रीज जब करता है तो क्या हो जाएगा, ये आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट रेट जब भी इंक्रीज करेगा नेट प्रॉफिट वैल्यू में तो विल बी डिक्रीज, ओके। नेक्स्ट है रिटर्न अर्निंग कॉस्ट इज कंसिडर, ठीक है, बिकॉज ऑफ, जो रिटर्न अर्निंग होता है वो कॉस्ट इज कंसिडर बिकॉज ऑफ, ठीक है। वो कि जो उसका जो रिटर्न होता है वो कॉस्ट वो कंसिडर किस में करता है, ठीक है। जो उसका अर्निंग होता है वो किस में करता है, क्या वो लीगल रिक्वायरमेंट होता है, टैक्स रूल होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, ये अपॉर्चुनिटीज होता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट में क्या करता है, अर्निंग कॉस्ट क्या करता है, ये रिटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, विच मैथड इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ जो आपका जो मनी है, ठीक है, उसको इग्नोर आपका इग्नोर कौन करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नाइन का आंसर क्या हो जाएगा, पे बैक पीरियड, ठीक है। पे बैक पीरियड आपका जो है टाइम वैल्यू मनी में कंसिस्ट नहीं करता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका टाइम वैल्यू में कंसिस्ट नहीं करता है, इसीलिए टाइम वैल्यू क्या करता है, इसको तो इग्नोर करता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या क्या देखने को मिलता है, तो एनपीवी देखने को मिलता है,
ठीक है, IR देखने को मिलता है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी देखने को मिलता है, ठीक है, इन पे बैक पीरियड आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फाइनेंस लीज, ठीक है, जो फाइनेंस जो लीज होता है ये क्या होता है आपका, तो इसका जो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रिस्क रिवार्ड ट्रांसफर टू लीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, सॉरी, विच इज द फीचर्स ऑफ इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल का फीचर्स क्या है, तो इसका फीचर्स, विच इज द फीचर्स ऑफ इक्विटी कैपिटल, तो इसका फीचर्स क्या है, फिक्स इंटरेस्ट है, ठीक है, मॉनेटरी डिविडेंड है, या फिर आपका टैक्स डिडक्टिबल है, रिटर्न है, तो इसका हो जाएगा क्या, वोटिंग राइट्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू थ्योरी, ठीक है, मॉडल, थ्योरी, ठीक है, विदाउट टैक्सेस का बात कर रहा है, किसके बात कर रहा है, तो विदाउट टैक्सेस का बात कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज रिलेवेंट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल लिवरेज मैन्युअली अफेक्टेड, ठीक है, जो फाइनेंशियल जो लिवरेज होता है वो मैन्युअली अफेक्ट किस में करता है, तो ये जो आपका अफेक्ट करेगा वो किस में करेगा, तो ईपीएस में करेगा, ठीक है, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर यानी कि ईपीएस, ठीक है, जो आपका लिवरेज होता है वो आपका इक्विटी प्रेफरेंस शेयर में क्या करता है, तो अफेक्ट करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर विल, ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है, क्या बोल रहा है, ऑप्टिमल कैपिटल का स्ट्रक्चर पूछ रहा है, ठीक है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर इंक्रीज करता है तो ऑप्टिमल कैपिटल का स्ट्रक्चर का क्या होगा, ठीक है, तो इसका जो देखने को क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शिफ्टेड टूवर्ड मोर इक्विटी, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, शिफ्टेड टूवर्ड मोर इक्विटी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यानी कि पीआई आपका इक्वल टू 1.5 है, द प्रोजेक्ट शुड बी, ठीक है, अगर 1.5 है तो इसका प्रोजेक्ट शुड बी क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ये एक्सेप्टेड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आप देखे होंगे जो आपका वन वन आपका जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाऊंगी उस टाइम मैं बताऊंगी 1 लाख मोर क्या एक्सेप्टेबल होता है प्रोजेक्ट में, या फिर अंडर 1 लाख क्या रिजेक्टेड होता है, ठीक है, तो 1.25 होता है ये क्या होता है आपका, तो एक्सेप्टेबल होता है, एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू, देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ट्रेड ऑफ थ्योरी ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बैलेंस्ड है, जो ट्रेड थ्योरी है आपका, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रेड ऑफ थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का बैलेंस क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टैक्स सैलरी क्या, तो बैंक क्रैप्ट कॉस्ट, ठीक है, बैंक जो करप्ट से जो कॉस्ट होता है उसको क्या करता है, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या करता है, तो उसको बैलेंस करता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को जो मैं क्लासेस जो ले रही हूँ वो आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, ठीक है, तो अंडरस्टैंड कर पा रहे हो तो अगर क्लासेस आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर, और जो भी नए न्यू लर्नर्स हैं वो प्लीज क्या कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, और वैब्स अकेडमी, ठीक है, वेब्स अकेडमी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों का टेलीग्राम चैनल का दिया हुआ रहता है, प्लीज जाइएगा, सर्च कीजिएगा और ज्वाइन कर जाइएगा टेलीग्राम लिंक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए लाएंगे, तो प्लीज कमेंट में ये क्वेश्चंस का आंसर आप बता के जाइएगा, ठीक है, पढ़िए और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का उसका क्या कीजिएगा कि आंसर बता के जाइएगा, और प्लीज क्लास का फीडबैक देना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लासेस का मैं लेके आऊंगी, ठीक है, और जो भी लर्नर्स को अगर आप लोगों को हमारा क्लासेस अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके बाय, थैंक यू।